आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो रीट के लिए जो हमारे दिया गया है बल एंड गति के बारे में, जो हमारे चैप्टर के अंदर है। ये रीट, एसएससी, रेलवे सभी एग्ज़ाम के लिए ये ज़रूरी होता है और हर एग्ज़ाम में इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखना है। तो हम बात कर रहे हैं बल एंड गति की। आज इसके अंदर पढ़ेंगे हम आधारभूत भौतिकी के अंदर बल एंड गति, और ये चैप्टर हमारे रीट के अंदर दिए गए हैं। ऊर्जा है, ऊष्मा है, प्रकाश है, ध्वनि है, ये सारे दिए गए हैं। बात करते हैं गति एंड बल की, मोशन एंड फोर्स। जब वस्तु किसी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील कहलाती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील कहलाती है। मान लो दो व्यक्ति है कि दोनों ट्रेन में एक आमने सामने की सीट पर बैठे, एक यहाँ बैठा है और एक यहाँ बैठा है, और वो जोधपुर में बैठे हैं। और वही व्यक्ति जब कुछ समय बाद में दोनों उसी सीट पर दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, तो इनकी बात करें कि इनके बीच में गति कितनी हुई है, तो इन दोनों के बीच में गति नहीं हुई है। और गति हुई है तो जो प्लेटफॉर्म पे जो लड़का खड़ा है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो तय की तो वो गति कहलाती है। मतलब किसी के सापेक्ष मानी जाती है गति को। जैसे बात करते हैं हम, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी के सापेक्ष गति करती है। कोई ना कोई वस्तु ब्रह्मांड में किसी ना किसी के सापेक्ष ही गति करती है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जब वस्तु किसी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वस्तु गतिशील कहलाती है। यदि वस्तु की स्थिति में समय के साथ अगर परिवर्तन होगा तो वो गति कहलाती है। अब बात करते हैं, जैसे कोई बिंदु ले लिया, 3 बिंदु ले लिए यहाँ से यहाँ तक, 1, 2 और 3, जैसे AO, OP और PB। तो इसकी डिस्टेंस अगर इक्वल है, जो दूरी है इनकी वो अगर इक्वल है तीनों की, D1, D2 और D3, और टाइम भी तीनों का समान लग रहा है, तो वो एक समान गति कहलाती है। यदि दूरी समान है और टाइम अलग अलग लग रहा है तो वो असमान गति कहलाती है। यदि वस्तु की गति के दौरान समान दूरियां तय करने में लगा समय भी समान हो तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है तथा इसे एक समान गति भी कहते हैं। यदि वस्तु के ऊपर समान दूरी तय करने में समान ही समय लग रहा है, समान दूरी तय करने में समान ही समय लग रहा है, तो एक समान चाल कहलाती है, और एक समान गति भी उसी को कहते हैं। तो उसको ध्यान में रखना है। यदि समान दूरियां तय करने में लगा समय अलग अलग हो, इसके अंदर टाइम अलग अलग होगा, दूरियां समान होगी, तो वस्तु की चाल असमान होती है, इसे असमान गति भी कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं वस्तु की स्थिति। अगर वस्तु की स्थिति में यदि गति के दौरान निर्देशों के साथ परिवर्तन के आधार पर 3 प्रकार संभव है। जो निर्देशांक होते हैं उसके आधार पर 3 प्रकार संभव होते हैं गति के। तो कौन कौन सी होती है 3 प्रकार, वो देखते हैं। नंबर 1 पर बात करते हैं, तो वो होती है एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है? जब कोई कण या कोई वस्तु एक अक्ष के सापेक्ष ही गति करे तो उसको एक विमीय गति कहता है। जैसे यहाँ पे x अक्ष है और यहाँ से सीधी अगर रेखा कोई जाती है, कोई इस तरफ गति करती है, तो एक विमीय गति कहलाती है। यदि x और y दोनों के सापेक्ष जाती है इस तरह से, तो द्विविमीय गति कहलाती है। और यदि तीनों अक्षों से होकर जाती है तो वो त्रिविमीय गति कहलाती है। वस्तु की गति के दौरान केवल एक ही अक्ष के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, यदि एक ही अक्ष के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको एक विमीय गति कहलाती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो किसी पतले धागे पर कीट या चींटी की गति, जैसे कोई पतला तार है
उस पर कीट या चींटी चल रही है तो एक ही दिशा में जाती है तो उसको एक विमीय गति कहलाती है। दूसरे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सीधी पतली सड़क पर वाहन की गति। अब वाहन चल रहा है, कोई सड़क है उसके ऊपर वाहन चल रहा है सीधी गति में तो एक ही दिशा में जाता है तो एक विमीय गति कहलाती है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं। द्विविमीय गति क्या होती है? यदि वस्तु की गति के दौरान दो अक्षों का निर्देशांकों के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो तो द्विविमीय गति कहलाती है। मान लो x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष कोई जाता है तो द्विविमीय गति कहलाती है। समतल धरातल पर किसी चींटी की गति। अब समतल धरातल है, उसके अंदर चींटी ऐसे चली जाती है, ऐसे जैसे अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती हो तो उस स्थिति के अंदर वो द्विविमीय गति कहलाती है। और यह बात करते हैं किसी समतल लेकिन घुमावदार सड़क पर वाहन की गति। एक विमीय में तो क्या था, एक सीधी सड़क पर गति करती थी, इसके अंदर घुमावदार होती है सड़क इस तरह से तो वो द्विविमीय गति को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशनल मोशन। यदि वस्तु की गति के दौरान तीनों अक्षों या निर्देशों के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन हो तो त्रिविमीय गति कहलाती है। जैसे हवा में मच्छर या मक्खी की गति। जब मच्छर उड़ता है तो वह हर दिशा के अंदर जाता है तो वो त्रिविमीय गति के दौरान आता है। या पतंग की गति, जब पतंग उड़ाते हैं तो उसकी भी गति इसके अंदर देखी जाती है। अब बात करते हैं गति के नियम। इसको आपको ध्यान से देखना है। गति के 3 नियम होते हैं जो आइजैक न्यूटन ने दिए थे। तो देखते हैं। आइजैक न्यूटन ने गति संबंधित 3 नियमों के बारे में बताया जो इस प्रकार है। नंबर 1, गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, वो जहाँ पे वहीं स्थिर रहना चाहती है। अर्थात वस्तु जिस स्थिति में है उसी में बने रहने की कोशिश करती है जब तक उसको कोई बाह्य बल ना लग जाए। तो यही था गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है तथा वस्तु जिस स्थिति में है उसी में बने रहने की कोशिश करती है। स्थिति में परिवर्तन का विरोध जड़त्व के कारण होता है, अतः इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब जड़त्व 3 प्रकार से हो सकता है। गतिशील जड़त्व, विरामावस्था में जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो इसके एग्जाम पहले बात करते हैं गतिशील जड़त्व की। तेज गति से चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना। तो गतिशील का जड़त्व होता है वो जब बस में कोई व्यक्ति खड़ा रहता है तो जब बस चलाने वाला अगर ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर झुकता है, तो वो गतिशील का जड़त्व है। यह बात करते हैं जब तेज गेंदबाज द्वारा बॉल फेंकने के बाद भी कुछ दूरी तक आगे बढ़ना। जब बॉलर गेंद को फेंकता है, स्पीड जो पीछे से दौड़ के आता है कुछ दूरी से, तो अपने आप को रोक नहीं पाता जब तक उसके अंदर वो बल लगता है, तब तक जब तक वो रुक ना जाए। तो ये दोनों एग्जाम्पल है वो गतिशील का जड़त्व कहलाता है। अब बात करते हैं विरामावस्था का जड़त्व है। घोड़े के अचानक दौड़ने पर उस पर बैठा घुड़सवार का पीछे की ओर झुकना। इसके अंदर क्या कर रहा है, व्यक्ति स्थिर रहना चाहता है लेकिन घोड़ा दौड़ता है तो व्यक्ति पीछे की ओर झुकता है। या डंडे से पीटने पर कंबल या रजाई से धूल के कणों का बाहर निकलना। जब व्यक्ति किसी डंडे से अगर
किसी भी, जैसे मान लो कपड़े को अगर झटकाता है तो उसके अंदर से जो धूल के कण है वो वहीं पे स्थिर रहना चाहते हैं। जब डंडे से मारते हैं तो जो रजाई या चादर होती है वो आगे चली जाती है, लेकिन वो कण वहीं के वहीं रहते हैं, तो इसीलिए वो विरामावस्था का जड़त्व प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं दिशा का जड़त्व। तेज चलने वाले वाहन को मोड़ में अचानक मोड़ से उसमें बैठे यात्री का मोड़ की विपरीत दिशा में झुकना। जब तेज चलते वाहन को मोड़ पर अचानक मोड़ने से उसमें बैठे यात्री को विपरीत दिशा में झुकना, ये तो आपने प्रैक्टिकल भी कर रखा है, तो इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं गति का जो दूसरा नियम है, तो इसका गणितीय रूप देखते हैं। इसको संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और गति के दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम। संवेग जो होता है वो Pm/v होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। और बल जो होता है वो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर। यहाँ से हम देखें तो अगर टाइम को बढ़ाना है तो फोर्स कम होगा, टाइम को अगर बढ़ा दिया जाता है तो फोर्स कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे को। अब देखते हैं कि P की जगह हम m/v रखते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग, तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आता है। अब क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो m है द्रव्यमान वो स्थिर है, लेकिन वेग में परिवर्तन होता है, तो m को हम बाहर लिख देंगे और dv/dt वेग में परिवर्तन की दर जो त्वरण होता है dv/dt, तो F बराबर ma आ जाता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। गति के दूसरे नियम के अनुसार वस्तु के द्वारा आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। वस्तु के द्वारा आरोपित बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात F बराबर dp/dt, जो हमने सिद्ध किया था। F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये इसका गणितीय रूप है, तो इसको ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। दो वस्तुएं हैं जिनका m1 और m2 द्रव्यमान है। m1 जो द्रव्यमान है वो अधिक है, जिसके संवेग समान है, p का मान समान है दोनों का द्रव्यमान में। इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है वो E1 और K2 और Ke और K2 में संबंध क्या है वो बताना है। क्या दोनों इक्वल होगी, क्या फर्स्ट ज़्यादा और सेकंड कम होगी, या फर्स्ट कम और सेकंड ज़्यादा होगी, यह डाटा अपर्याप्त है। तो इसके अंदर आपको इतना ध्यान रखना है कि जिसका द्रव्यमान अधिक है, द्रव्यमान, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो द्रव्यमान दोनों में से किसका अधिक है, m1 का, तो काइनेटिक एनर्जी m2 की अधिक होगी, इसीलिए ऑप्शन नंबर C सही है। इसको ध्यान में रखना है। गति के दूसरे नियम के उदाहरण। क्रिकेट में बॉल कैच करते समय फील्डर के द्वारा अपने हाथों को बॉल के दिशा में ही पीछे ले जाना। जब कोई खिलाड़ी कैच करता है तो अपने हाथों को स्थिर नहीं रखता, जब बॉल हाथों के पास आती है तो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। जैसे विकेट कीपर होता है, वो क्या करता है, जब बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को थोड़ा पीछे ले जाता है ताकि उसको चोट कम लगे। तो वो गति के दूसरे नियम का ही पालन करता है। क्रिकेट में बॉल कैच करते समय फील्डर के द्वारा अपने हाथों को बॉल दिशा में ही पीछे ले जाना। और सेकंड बात करें, बॉक्सिंग के खिलाड़ी
के पंच से बचने तो खिलाड़ी द्वारा अपने शरीर को पंच की दिशा में ही पीछे ले जाना। ये अगर पंच की दिशा में लेके जाएगा तो उसको बहुत ज़ोर से पड़ेगा वो, इसीलिए वो क्या करता है, जिस तरफ से पंच आ रहा है उसी की दूसरी दिशा के अंदर अपने चेहरे को पीछे लेके जाता है ताकि उसको कम से कम चोट आए। ठोस सड़क की तुलना में मिट्टी में गिरने पर कम चोट का अनुभव होना। ठोस सतह से मिट्टी के अंदर गिरने में चोट का कम अनुभव करना। तो ये गति के दूसरे नियम के एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं गति का तीसरा नियम, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे गुब्बारे के अंदर जब हवा भरी जाती है तो उसके अंदर क्रिया के समान प्रतिक्रिया होती है। जब नीचे की तरफ से बल लगता है तो वस्तु का ऊपर की तरफ जाना, या रॉकेट देख सकते हैं, वो सभी गति के तीसरे नियम का ही पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की विपरीत दिशा में समान परिमाण की प्रतिक्रिया होती है, अतः इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। गति का तीसरा नियम संवेग संरक्षण पर आधारित है। क्रिया व प्रतिक्रिया हमेशा अलग वस्तुओं पर होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग वस्तुओं पर। जैसे रॉकेट होता है तो उसके अंदर ऊपर उड़ने के लिए उसको इस तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, जिससे वस्तु हवा में उड़ सके। बात करते हैं तीसरे नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं। रॉकेट प्रक्षेपण के समय ईंधन के चलने से तेजी से गैस रॉकेट से बाहर निकलती है, जिससे रॉकेट पर प्रतिक्रिया बल लगता है तथा रॉकेट ऊपर की ओर गति करती है। यह देखते हैं बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका महसूस होना। जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो पीछे की ओर झटका लगता है। चलते समय जब हम पीछे पेट से फर्श या पृथ्वी की सतह पर बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया बल लगने के कारण आगे बढ़ पाते हैं। जब हम चलते हैं तो भी हमें इस बल का अनुभव होता है। वायु से भरे गुब्बारे को हवा में छोड़ने पर उसका हवा में इधर उधर उड़ना, ये भी गति के तीसरे नियम का ही पालन करते हैं। अब बात करते हैं संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार घटना से पूर्व कुल संवेग और घटना के बाद कुल संवेग। जैसे यहाँ पे कोई बंदूक है, यहाँ पे इसके अंदर ये गन है और ये इसकी जो बुलेट है, MB को बुलेट से और MG को गन से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है। तो यहाँ पे जब इनको ऐड करते हैं, लेकिन इसके अंदर जो बल कार्य करेगा वो शून्य कार्य करेगा। और इसके अंदर देखते हैं तो इसका वेग, अगर बात करें वेग की, तो वेग इस तरफ लग रहा है और गन का वेग पीछे की तरफ। जब दो विपरीत दिशा में लगते हैं तो वो हमेशा ही प्लस होते हैं। तो m द्रव्यमान गन का और वेग दोनों मल्टीप्लाई प्लस इसका वेग और बुलेट का वेग और बुलेट का द्रव्यमान दोनों मल्टीप्लाई में प्लस होंगे। तो यही क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। जब ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, क्यों उस तरफ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस